Okay, students, we are going to start class now. So, applications of current electricity and potentiometer. These are the two topics. First one, we will consider the applications. First application, determine the current in each branch of network. And network given is as a potentiometer. It is not potentiometer. It is like Wheatstone bridge, but it is really like Wheatstone bridge. दिख रहा Wheatstone bridge की तरह, लेकिन ये Wheatstone bridge है नहीं. इसमें कुछ और ही फंडा है. जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी जब Wheatstone bridge नहीं काम करता है, तो मैंने उसके लिए आपको अलग से कंसेप्ट बताया. उसके लिए कंसेप्ट बताया था स्टार डेल्टा कन्वर्जन. ये आपको अलग से बताया था. लेकिन कभी-कभी स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी स्ट्राइक नहीं करता. तो ऐसे केस में मैंने उस लेक्चर में आपको ये बताया था एक दूसरा वे भी होता है क्वेश्चन को करने का. तो उस वे से करके हम लोग सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेसिस्टेंस शो कर दीजिए. ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, दिस इज 5 ओम. तो बीच वाली ब्रांच में भी रेसिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 5 ओम. बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं है. यहाँ पर P by Q is not equal to R by X, या जैसा भी आप लिखना चाहें, आर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं. जब आर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं होता, आप उसको प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं कि जो 10 by 5 है वो 5 by 10 के इक्वल नहीं होता है, चाहे आप जैसे चेक कर लें. तो ऐसे केस में बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करना पड़े, सबसे पहले आपको बैटरी से करंट निकालनी पड़ेगी. अगर आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन नहीं जानते, इन दैट केस अगर आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन नहीं जानते या मौके पे आप भूल गए हैं, तो फिर आपको जो तरीका बताया आप वैसे ही करेंगे. आप क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालेंगे बैटरी से. तो बच्चों ये बैटरी से इस तरह से करंट निकलती है, और करंट निकलने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो बच्चों जब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेरिएबल्स कम से कम रखने की कोशिश करेंगे. और बच्चों ये जो आपकी बी और डी पॉइंट है, ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, इसलिए बीडी ब्रांच में भी करंट जाएगी. ये आपको समझ में आना चाहिए. तो बच्चों यहाँ से करंट अगर जा रही है I1, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से करंट आप I2 ना भेज करके I माइनस I1 भेजिएगा, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ जानते हैं, है ना. अब आप इस स्टेज पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ जानते हैं, जिसको आप जंक्शन रूल के नाम से भी पुकारते हैं. तो बच्चों ये I1 करंट जो है वो इस ब्रांच में जा रही है. अब I1 को फिर से आपको दो पाथ नजर आएंगे, तो वो फर्दर ब्रेक. कैसे ब्रेक हो? I1 से हम लोग निकाल देते हैं I2, तो बचा कितना करंट, वो हुआ I1 माइनस I2. तो बच्चों इस ब्रांच में करंट आ रही है I1 माइनस I2. तो I1 से अगर I2 निकल जाएगी तो बची हुई करंट I1 माइनस I2 होगी. तो बच्चों I2 करंट आपको क्लियर नजर आ रही है. और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो D पॉइंट है, उस D पॉइंट पे इन करंट का मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसको हम लोग जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं. और ये करंट सम होकर के I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगी. अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज I माइनस I1 प्लस I2. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो C पॉइंट है वो अगेन एक जंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, और C पॉइंट पे वापस ये करंट फिर से मिलने लग जाएंगे. यानी कि I1 माइनस के I1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो करंट निकली थी वही करंट सिर्फ आपको I नजर. इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो 100% सही है.
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को करके, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को करके अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो आर इक्विवेलेंट बच्चों निकालेंगे कैसे? आर इक्विवेलेंट होता है V अपॉन आई। तो बच्चों V आपका 10 वोल्ट है, I आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब V अपॉन आई निकालेंगे तभी इस सर्किट का बच्चों क्या निकल के आएगा? आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन मौके पे याद आ जाए, हो सकता है आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हो। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके आप इस तरह से वहां पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे खाली बैठे रहते हैं और उनको बहुत टाइम होता है लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मौके पे आप इस मेथड को अप्लाई करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात रही आई निकालने की, तो आई कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा लूप कंसिडर करें। और बच्चों मैंने बताया था कि अब आप कोई भी लूप कंसिडर करेंगे तो उस लूप का नाम भी लिखेंगे, जैसे ये ए, बी, ये सी, ये डी, और भी पॉइंट लिख सकते हैं, ये एच, ये जी, ये सारे पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए। तो बच्चों मैंने आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई करंट का नाम है, ठीक है? ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लूप रूल लगाएंगे। तो लूप कौन सा देखेंगे? हमारा लूप होगा ए बी डी ए। तो बच्चों ये आपका लूप हो गया। इस लूप में बच्चों हम लोग करंट का रोटेशन करेंगे। तो बच्चों ये देखिए करंट, मैंने कहा करंट का डायरेक्शन अभी आपको दिखाया। और बच्चों ए बी डी ए, यानी ए से चलेंगे, ए पे ही खत्म कर देंगे। अब तो राधिका को काफी अच्छे से आ गया होगा। तो राधिका कैसे लिखेंगे? दिस इज 10i1 प्लस 5i2। अब बच्चों डी से ए में जब हम चल रहे हैं तो डी से ए में जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारे सेंस ऑफ डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ये क्या आएगा? माइनस टाइम्स 5i माइनस i1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई लूप ए बी डी ए में। आई होप आपने इस इक्वेशन को लिख लिया होगा। तो बच्चों अब आप दूसरी इक्वेशन भी देख लीजिए। लूप कौन से लूप में लगाएंगे? बी सी डी बी। बी सी डी बी कैसे लगाएंगे बच्चों? इसमें भी आप एक सेंस ऑफ रोटेशन वही वाला ले लीजिए जिसको आप ले रहे थे। तो कैसे चलेंगे बच्चों? जिस 5 टाइम्स i1 माइनस i2। ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों डीसी ब्रांच में हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम -10 टाइम्स लिखेंगे i माइनस i1 प्लस i2। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बच्चों डीबी ब्रांच में भी हमारी करंट जो है उसके अपोजिट आ रही है, तो हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे 5i2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी दो इक्वेशंस तो क्लियर कट प्रिपेयर हो गई, लेकिन दो इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? आई, i1, i2, तीन वेरिएबल्स। आपको तीन इक्वेशंस चाहिए, और अगर तीन इक्वेशंस नहीं मिलेंगी तो उसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना? जब वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होते हैं, तो हम अपने सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? किसी को के लेट करके निकालेंगे। मान लो आई की वैल्यू लेट कर लेंगे के, और बाकी सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकालेंगे, जहां पे के स्केलर होगा। तो ऐसे केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जब वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। एक इक्वेशन आप और भी बना सकते हैं। कौन सा? अब आप कहोगे सर आपने अभी तक बैटरी को नहीं लिया, तो सर आप बैटरी को ले सकते हैं, नीचे वाला रेसिस्टेंस 10 ओम है उसको ले सकते हैं। तो सर कौन सा लूप लें? तो हमने कहा चाहे तुम देखो मेरी स्क्रीन पे, चाहे तुम ये वाला लूप ले लो, ये देखो जहां से चले वहां पे खत्म होगा। और अगर तुम्हें ये लूप नहीं समझ में आता तो तुम ये वाला लूप ले लो। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चाहे बाहर से लो चाहे तुम अंदर से लो। अब तुम देख लो जहां पर वेरिएबल्स i1 i2 कम से कम आए वही वाला लो। तो हम ऊपर वाला लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ i1 और i2 ही है। चलिए ऊपर वाले में नीचे वाले से लिखेंगे तो i माइनस i1 प्लस i2 ज्यादा लिख देंगे। तो बच्चों हम लोग एक लूप ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपके सामने जो लूप लिया हुआ है वो लूप का नाम है ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, एच जी ए। दिस इज कंप्लीट लूप।
अब बच्चों उसमें अगर आप लॉ लगाएंगे तो लॉ किस तरह से लगेगा, आप लगा सकते हैं, कैसे लगाइए बच्चों? तो आप लिखोगे 10 इंटू I1, स्टार्ट करिए, 10 इंटू I1, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स I1 माइनस I2, 10 इंटू I1, 5 टाइम्स I1 माइनस I2। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, माइनस का 10, फिर आगे बढ़ते चले जाइए क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं तो माइनस का 10, प्लस का 10 इंटू I इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। अब आप बच्चों इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये आपको इन फ्यूचर बहुत जगह दिखने वाला है और आपको इन्हीं वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन मिलेगा, कोई वैल्यूज चेंज भी नहीं हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको कई जगह दिख जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और एप्लीकेशंस को देखने चल रहे हैं। तो सभी बच्चे अब यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, दैट्स पोटेंशियोमीटर। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर के लिए सबसे पहले आप कुछ बातें पता होनी चाहिए। उन बातों को पता करने के लिए पहले हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अब पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये हेडिंग भी क्लियर है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था। स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ा था, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था। इसका नाम है बच्चों पोटेंशियोमीटर, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि स्लाइड वायर ब्रिज में आप क्या करते थे। जो स्लाइड वायर ब्रिज था उसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड था और उसमें जो आप वायर लेते थे वो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन उस वायर की प्रॉपर्टी होती थी। मतलब वायर चेंज नहीं होती थी, एक ही वायर मीटर स्केल के साथ लगी रहती थी, यानी उसकी रेसिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब उसका सेम रहता था। तो वहां पर बच्चों आप क्या लेते थे? आप लेते थे कि जो लेंथ है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आप लेते थे वहां पे? बिल्कुल लेते थे। तभी तो वहां पर आप रेसिस्टेंस को लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिखते थे P by Q is equal to L upon 100 minus L। P by Q is equal to L upon 100 minus L। तो ये बात आपको याद आती है और इसको यूज करके आप क्या निकालते थे? अननोन रेसिस्टेंस। तो बेसिकली बच्चों स्लाइड वायर ब्रिज को यूज करके आप अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं बच्चों। लेकिन अब स्लाइड वायर ब्रिज नहीं है, अब आपके सामने बच्चों जो है वो पोटेंशियोमीटर। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका काम क्या है, क्योंकि स्लाइड वायर ब्रिज का भी काम देखा था कि अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है, लेकिन इसका भी तो कोई काम हो। तो लिखते हैं इसका काम। सबसे पहले लिखिए इट इज यूज्ड टू कंपेयर, it is used to compare, it is used to compare EMF of two cells, EMF of two cells, it is used to compare EMF of two cells or to measure internal resistance of cell, internal resistance ऑफ सेल। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग और क्या पढ़े थे इसके बारे में? प्रिंसिपल। जैसे बच्चों वहां पे आपने लिखा था वैसे आप यहाँ पे भी लिखोगे। तो सभी बच्चे अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, इसका प्रिंसिपल। तो बच्चों इसका जो प्रिंसिपल होता है वो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझाने की पहले कोशिश करता हूं। तो बच्चों इससे पहले आपने V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ा ही, ये सभी ने पढ़ा। और R की वैल्यू आप रो एल बाई ए यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। तो बच्चों अगर आप V इज इक्वल टू आई आर, R की वैल्यू रो एल बाई ए डाल, ध्यान से देखिएगा, और आप कह दो कि यहां पर करंट सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। रियोस्टेट बॉक्स को यूज करके रियोस्टेट बॉक्स का कुछ अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होता है कि करंट सिस्टम में कांस्टेंट होता है, स्टडी करंट।
तो करंट कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया क्योंकि वो रेसिस्टिविटी है, वायर बदलेगी नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है। तो तुम कहोगे सर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या कैसे कहोगे सर, हम इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि सर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, उस कांस्टेंट का नाम K होता है। V इज इक्वल टू KL लिख दिया। लेकिन ये कांस्टेंट असली में क्या है, वो कांस्टेंट है पाई रो बाय ए, क्योंकि ये तीनों ही कांस्टेंट है, इनको मैंने मिक्स करके एक नया कांस्टेंट बना दिया K। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों V इज इक्वल टू KL, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इससे पहले आपने स्लाइड वायर ब्रिज में क्या देखा था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, तो वहां पे रेसिस्टेंस को आप लेंथ के बराबर ले लेते थे। यहां पे बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है वो बता रहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब अगर आप लेंथ को वोल्टेज ड्रॉप के बराबर मानोगे, प्रोपोर्शनल मानोगे, तो वो काम यहाँ पे वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, क्योंकि करंट कांस्टेंट होती है, रो कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी लेंथ कोई 100 सेंटीमीटर नहीं होगी। पोटेंशियोमीटर का मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर यानी कि 10 मीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो 10 मीटर तक वायर यानी कि 1000 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो आप किसी भी वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना चाहो तो आप उस वायर की लेंथ को मेजर कर लो। जब वायर की लेंथ को मेजर कर लोगे तो वो उसके वोल्टेज ड्रॉप को बता देगा कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर जो हम फंडा यूज करते हैं वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अब बच्चों कुछ और बातें भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो उसका प्रिंसिपल होता है वो क्या बताता है, उसको आप लिख सकते हैं व्हेन मेरे साथ लिखिए, when a constant current is passed through a wire, when a constant current is passed through a wire, of uniform area of cross section, of uniform area of cross section, the potential drop across any portion, the potential drop across any portion of wire directly, this is directly proportional to the length of that portion, to the length of that portion। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने बात बताई थी इसको प्रिंसिपल में कुछ इस तरह से इन शब्दों में बोला जाए। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो आई थिंक यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे करना है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो मैंने बताया वही मैंने आपको लिखवा दी। अब बच्चों यहाँ पर और भी कई सारी बातें होती हैं, पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है, क्या होता है, वगैरह। तो बच्चों अगर हम उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसका एक छोटा सा डायग्राम भी आपको दिखाते हैं। डायग्राम दिखाने से पहले मैंने आपको रियोस्टेट का भी डायग्राम दिखाया, और रियोस्टेट का भी आपको बच्चों सिंबल पहले से ही मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले बच्चों आपके सामने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं, उस बेसिक के डायग्राम से तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए, आपने एक मीटर स्केल बना दिया, दिस इज कॉल्ड मीटर स्केल।
इसको आप मीटर स्केल कह सकते हैं, और इसी के अलाउंग कई सारी नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर जनरेट की जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले ये जो पॉइंट है, यहां से हम एक तार को चलाते हैं। ये तार आप समझ गए होंगे बिल्कुल 100 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि वो मीटर स्केल के अलाउंग है। फिर तार को हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट होती है। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो फिर से एक्सटेंड हो जाता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऐसे ही घूम घूम कर अपनी लेंथ को बढ़ा सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें लेंथ बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरीके से याद आ गया होगा। इसको बच्चों हम लोग हिंदी में नक्के भी कहते हैं। तो ये नक्कों से तार बंधी हुई है, तो ये हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं इसको नक्के भी कहते हैं। नक्के आप समझते होंगे जहां पर आपको पाइवट किया जाता है, बांधा जाता है। तो दिस इज द, आप देख सकते हैं यहाँ से फिर उसे बांधा गया है। फिर ये ऐसे ही सिस्टम ये चलता चला जाता है। मेरे ख्याल से सिस्टम आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही सिस्टम ये चलता चला जाता है, और जितने भी सेगमेंट ऑफ वायर्स होती हैं उस तरह से बांधी चली चली आती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे 100 सेंटीमीटर हो गया है ना, फिर ऊपर 200 हो गया, फिर नीचे 300 हो गया, फिर ऊपर 400 हो गया। इस तरीके से ये तार बंधती चली जाती है, और फिर यहां से ऊपर निकलेगी, और फिर यहां से इस तार का एक हिस्सा जो है रिहोस्टेट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? रिहोस्टेट से। तो रिहोस्टेट का सिंबल आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब तो उस स्टेज पे ये रिहोस्टेट का सिंबल होता है, ये तार का हिस्सा उससे जुड़ेगा, और रिहोस्टेट का एक हिस्सा एक बैटरी से जुड़ेगा। उस बैटरी को हम लोग कहते हैं ड्राइवर बैटरी। क्या कहते हैं? ड्राइवर बैटरी। इसका नाम होता है ड्राइवर बैटरी। क्या कहते हैं? ड्राइवर बैटरी। ठीक है, ये आपके सामने ए पॉइंट है, और उसके बाद ये ऐसे ही सिस्टम अमीटर जो है वो डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा नीचे ला करके इस वाले पॉइंट्स। तो मैं दोबारा जोड़ देता हूं, जस्ट वेट। तो ये वाली तार इससे ला करके यहाँ नीचे जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। तारों के हिस्से भी आपको समझ में आ रहे होंगे, तारों के हिस्से कहाँ है। तो बच्चों मैंने ए से लेकर के कहां तक तार बांधी है? बी तक। ए से लेकर के बी तक हमने तार बांधी है, जो 400 यानी कि 400 सेंटीमीटर की। उसके बाद तार के दोनों हिस्से आपको समझ में आ रहे होंगे, एक ए है एक बी है, और बी से फिर हमने उसको रियोस्टेट से जोड़ा है, एक ऑक्सिलरी एक ड्राइवर बैटरी लगाई है। ठीक है, और बच्चों ए पॉइंट पर क्या होता है? ए पॉइंट पर बच्चों क्या होता है आप बताएंगे? ए पॉइंट पर और क्या होता है? क्योंकि सर जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में आप क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप? स्लाइड वायर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना, वैसे यहां पर क्या लगता है? यहां पर वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जैसे ही हम वेरी कराएंगे इन तारों पे, कहीं पे भी वेरी कराएंगे, तो हमारे पास उस वोल्ट मीटर में रीडिंग आती जाएगी। यानी कि अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर को अगर हम 100 सेंटीमीटर वाली तार पे घुमाएंगे तो हमें उन तारों के अक्रॉस क्या रीडिंग है, कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वो निकल आएगा। अगर हम 200 सेंटीमीटर पे घुमाएंगे तो वहां पे पता पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसको मूव करने पर हर जगह मिलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये डायग्राम किस तरह से बना है। ये एक बेसिक डायग्राम है, और भी डायग्राम्स बनते हैं, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी सी पहले तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये पिक्चर बनती कैसे है रियलिटी। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए और बी के बीच में कई सारी नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर है। अगर हम इनको खोल देंगे तो पूरी एक तार भी बन जाएगी। तो अगर हम ए और बी के बीच में जितनी भी तार लगी हैं, ये तारों का रेसिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस तारों को खोल के लंबा कर देंगे तो ये सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में थोड़ी नहीं है, सीरीज में होंगे। किसमें होंगे? सीरीज में होंगे।
क्योंकि ये तो एक ही तार है ना ए से लेकर के बी तक, बस हमने उसको अलग अलग सेगमेंट्स में लिया है ताकि हम उसको समझ पाए। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे इस डायग्राम को। और अगर बिल्कुल नहीं समझते तो 2 मिनट वेट करिए, मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपके स्कूल में पोटेंशियोमीटर स्केल होता है, ऐसा दिखाई देता है स्कूल में पोटेंशियोमीटर स्केल। स्कूल में पोटेंशियोमीटर का स्केल कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो अगर आप इसको बना ले थोड़ा सा अपनी कॉपी में तो आपको ये भी याद रहेगा कि कैसे बना था स्कूल में, ठीक है, ओके। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया पोटेंशियोमीटर के डायग्राम को छोटा कर दिया। अब बच्चों उसके छोटे डायग्राम को आप देख सकते हैं, दिस इज द छोटा डायग्राम। तो छोटे डायग्राम में देखो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने ए से बी तक जो आपकी पोटेंशियोमीटर वायर थी उसको खींच करके लंबा कर दिया। ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि ए से बी तक की वायर आपने खींच करके लंबी कर दी, खोल देते हैं उसको और ऐसे लगा देते हैं, तो आपको सर्किट बहुत आसान दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत है, फिर समझ में कम है। तो बच्चों ये जो डायग्राम है जो आपको स्कूल में नजर आएगा ऐसा, और ये जो आपको है प्रैक्टिकल में नजर आएगा वो ऐसा। तो इस तरह के डायग्राम्स बच्चों अपनी कॉपी में फट से बना लीजिए। यानी जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनवाया था ये वाला, इसी के नीचे अब आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो फिर तो भैया दिक्कत आएगी, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने डायग्राम, मैं इसको क्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये हो जाए तो हो गया। तो ये है बच्चों आपका डायग्राम, इसी के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। रियोस्टेट तो आप सभी लोग जानते ही हैं भाई, रियोस्टेट तो सभी लोग जानते हैं ना, रियोस्टेट रियोस्टेट। तो बच्चों इस तरह से अपने डायग्राम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ड्राइवर सेल कहाँ होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से नजर। तो बच्चों अगर आप इस डायग्राम को समझ चुके हैं तो कुछ और बातों को भी देख लीजिए जरा। यहां पर बच्चों आप अगर कुछ और बातों को ध्यान से देखेंगे तो पहले एक बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें वायर की लेंथ मैक्सिमम 1000 सेंटीमीटर या 10 मीटर तक होती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह कांस्टेंट होता है, करंट भी स्टडी होती है। लेकिन बच्चों यहां पर आपको एक यूनिट का मेजरमेंट समझना होगा। अभी बच्चों आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, आपने लिखा था V इज इक्वल टू K इंटू L। तो बच्चों K क्या है, तुम कहोगे सर K है V बाय L। तो बच्चों कोई भी चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है तो हम उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो ये किसका ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का। तो बच्चों के का नाम होता है, के नाम को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये और क्या बताता है, तो सर ये तो उसकी यूनिट बताएगी। ये सर इसकी यूनिट है वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमें बताता है, इट टेल्स अस, क्या बताता है, 1 सेंटीमीटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जानते हैं तो फिर आप एल लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में अगर V होता है तो L सेंटीमीटर में कितना होगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इट इंडिकेट्स। लेकिन अभी आपको इतना जरूर याद रखना है कि K को कहते हैं
पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये बताता है 1 सेंटीमीटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, और के की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। और कुछ एग्जाम्स में तो ये भी देखा गया है कि जो के की डायमेंशनल यूनिट होती है वो भी आपसे पूछी गई। तो बच्चों लेंथ की तो एल होती है और वोल्ट की आप निकाल लेंगे। वोल्ट कैसे निकालेंगे, W बराबर QV करके। क्या निकाल लेंगे, W बराबर QV करके, V की यूनिट, क्योंकि V क्या होगा, W बाय Q। Q क्या होगा, I इंटू T। W क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT माइनस 2। तो आई थिंक आप यहां पर K की डायमेंशनल यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो राधिका निकाल लोगी K की डायमेंशनल यूनिट। बताओ बेटा K की डायमेंशनल यूनिट। तो तुम कहोगे सर V इज इक्वल टू KL होता है, तो K की वैल्यू होगी V बाय L। सर W बराबर QV होता है, ये फॉर्मूला सर बहुत बार देख चुके हैं। तो V क्या होगा, W बाय Q होगा। W क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल। क्यू क्या होगा, आई इंटू टी, टी टी हो गया। तो V की डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, M1 L2 T माइनस 1 I माइनस 1। दिस इज अ डायमेंशनल यूनिट ऑफ V। ठीक है। और बच्चों जो I होता है ना, उसको I ना लिख करके हम लोग A लिखते हैं। तो उसको अगर आप A लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि करंट के लिए हम लोग, चार्ज के लिए IT जो लिखते हैं उसमें करंट की डायमेंशनल यूनिट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप उसको A माइनस 1 लिखेंगे तो इट इज बेटर। ओके, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है A। चलिए भाई, जैसे मास का M, लेंथ का L, वैसे ही करंट का A। ठीक है। तो बच्चों K की यूनिट निकाल आई, कहोगे सर निकल आई M1 L2 T माइनस 1 A माइनस 1 अपॉन कितनी आई, L। तो ओवरऑल इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट काफी सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो ये यहां तक हो गया, आंसर आ गया डायमेंशनल यूनिट ऑफ K। तो राधिका तुमको समझ में आई? यस सर। तुम्हें क्या टफ लग रहा है, नहीं समझ पा रही हो तो थोड़ा सा हल्का कर दे। सर आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में, ये समझ में आ गया था डायग्राम? यस सर। पक्का कह रही हो ना? हाँ यस सर। ओके, अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो हम हल्का कर देंगे, कम, थोड़ा सा कम बताएंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस में पोटेंशियोमीटर कैसा दिखाई देने वाला है। और ये होता है पोटेंशियोमीटर का, आपके सामने जो डायग्राम है, जो आपको स्कूल में एक पटरा मिलेगा, बस वो लोग एक पटरा रख देते हैं और कनेक्टिंग वायर्स दे देते हैं, आपको खुद ही वायर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इस पटरे को देखो तो उस पटरे का नाम है स्केल। और आप ध्यान से देखें, ए और बी पॉइंट भी आपको नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने उन ए और बी पॉइंट्स को ओपन कर दिया और तार को खोल के लंबा कर दिया। जब तार खोल के लंबी हो गई तो वो आपको नीचे की तरह दिखाई दे रही है, इसी का नाम है पोटेंशियोमीटर वायर। लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारी पोटेंशियोमीटर क्या हैं, वायर्स हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आपको तो 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ और काम कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने रियोस्टेट असली में होता है, जो आपको स्कूल में नजर आएगा। ऐसा होता है रियोस्टेट, इसके जॉज वगैरह भी होते हैं। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं फिर बाद में। अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर कर लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में ही रियोस्टेट लगा रहता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और बच्चों ये एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, जो आपको सबसे टॉप पे नजर आ रहा है। ये जो पॉइंट है ना सबसे टॉप पे, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है।
ये मूव करता रहता है। कैसे? अगर इसको उस तरफ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, पीछे ले जाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो ये स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई, समझ में आई? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्कूल वाला हिस्सा तो समझ गए हैं, स्कूल में वो कैसा नजर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले और उसका मतलब समझते हैं क्या है उस क्वेश्चन का मतलब। एक छोटा सा क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन के लिए चालू हो जाइए। पहले लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर को मैं पॉट लिखता हूं, ऑफ लेंथ 10 meter is 25 ohm. A resistance box and a 2 volt resistance box, जिसको आप रियोस्टेट भी कहते हैं, and a 2 volt बैटरी या एक्यूमुलेटर भी कहते हैं उसको, 2 वोल्ट बैटरी या उसको एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। और कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज with it, what resistance should be introduced, what resistance should be introduced in box, यानी रियोस्टेट का क्या रेजिस्टेंस तो उसमें डालें, what resistance should be introduced in the box to have a potential drop, to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter, ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन हमने लैंग्वेज ऐसी दी है ताकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझा लीजिए। तो वंस अगेन बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप की जो क्वांटिटी है उसको देख करके बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कहेंगे सर ये कैसा पोटेंशियल ड्रॉप है, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। देखो क्या लिखा है, अगर आप लिखोगे कैसे, 1 माइक्रोवोल्ट पर का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में, मिलीमीटर, यही तो मतलब हुआ भाई, 1 माइक्रोवोल्ट मिलीमीटर, ये वोल्टेज ड्रॉप है किस पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे। और अगर आप वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 वोल्ट, जानते हो, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3। बोलो भाई, भाई माइक्रो का मतलब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, और मिलीमीटर का मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बच्चों सिंप्लीफाई होकर के क्या हो गया, -6 + 3, तो -6 + 3 कितना हुआ, -3 वोल्ट पर मीटर। बोलो भाई समझ में आता है, वोल्ट पर मीटर, चाहो तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो आपका मन। तो बच्चों आपके पास क्या दिया है, एक तरह से कहोगे सर हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो यूनिट है उसकी यूनिट निकल रही है वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर पर होने वाला पोटेंशियोमीटर वायर पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 10 की पावर 3 -3, यानी कि 0.001 वोल्ट पर मीटर है, यानी 1 मीटर में 10 की पावर -3 वोल्ट ड्रॉप होता है पोटेंशियोमीटर वायर पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आती है राधिका? दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, 1 मीटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना है,
10 की पावर -3। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। दैट मींस 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये तो मतलब हुआ। तो आप कहोगे सर ये तो 1 मीटर पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन सर आपकी जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो 1 मीटर नहीं है, वो 10 मीटर है, तो उस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो हमने कहा चाहे तुम यूनिटरी मेथड से देख लो, चाहे तुम जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। अगर तुम देखोगे तो 1 मीटर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 10 की पावर -3 वोल्ट है, तो 10 मीटर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताइए, 10 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज 10 की पावर -2 वोल्ट, यही तो होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू KL करके भी निकाल सकते हैं। K क्या है, 10 की पावर -3 और L क्या है 10, तो वोल्टेज ड्रॉप आ गया 10 की पावर -2 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है? तो चाहे आप इस मेथड से लिख लीजिए, चाहे आप इस मेथड से लिख लीजिए, ये दोनों बातें एक। तो तुमने देख लिया कि पूरी पोटेंशियोमीटर जो 10 मीटर पर है उस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, यानी कि पूरी पोटेंशियल मीटर वायर के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बोलो भाई समझ में आता है, ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 की पावर -2 वोल्ट। बोलो भाई समझ में आता है, समझ में आता है। Yes, sir. ओके, तो तुमने कहा सर ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर जो कितनी लंबी है, 10 मीटर की है, उस पे वोल्टेज ड्रॉप है 10 की पावर -2 वोल्ट। तो सर इतना तो हम समझ गए। अब बच्चों जब आपको AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, देखो अभी आपने निकाला 10 की पावर -2 वोल्ट, और आपको पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है 25 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस भी गिवन है 25 ओम। तो क्या बच्चों आप AB वायर में करंट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि AB का तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो तुम करंट भी तो निकाल सकते हो AB वायर। तो करंट कितना होगा, V अपॉन R। V कितना है 10 की पावर -2, R कितना है 25। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो 1/25 हुआ 4, यानी कि ये ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर पे करंट। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर वायर पे तो तुमने सारी चीजें निकाल दी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अब बच्चों होता क्या है क्वेश्चन में, तुम कहोगे सर क्वेश्चन में यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है जिसका नाम आपने बताया था ड्राइवर बैटरी, और यहाँ पर सर क्या लगा रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, या जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। पूछ रहा है यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करें, ये वाला सर पूछ रहा है सिस्टम में, और सिस्टम में तो ये लिखा ही है कि ये जो ड्राइवर बैटरी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में तो होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुम कहोगे ठीक है सर्किट डायग्राम तो पूरा बन गया सर, सर्किट डायग्राम तो सर पूरा बन गया, और सर सर्किट में हमको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R डैश मान लेते हैं और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 25 ओम है, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R डैश प्लस 25। बोलो भाई समझ में आता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। और सर इस सर्किट में बैटरी से निकलने वाला करंट भी हमको पता है, वो आपने अभी इवैल्यूएट किया। तो सर हम करंट क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं V अपॉन R। V क्या होगा, ड्राइवर बैटरी का EMF, या E अपॉन R लिख दो, दिस इज R डैश अपॉन 25। कहोगे सर ये तो सिंपल सा ओम्स लॉ है, ये तो सर सिंपल सा ओम्स लॉ है, और सारा खेल तो बस पोटेंशियोमीटर वायर पे ही होता है। वहां जिसने समझ लिया वहां पे खेल हो गया, जो पोटेंशियोमीटर वायर को नहीं समझ पाया उसका खेल खत्म हो गया। तो सर करंट कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -4,
और ईएमएफ कितना है, वो ऑक्सिलरी बैटरी का आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एक्यूमुलेटर की तरह इसको लिखा हुआ है, 2 है, रेजिस्टेंस आपका 25 प्लस R डैश। अब मैंने कहा बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपके पास R डैश निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो सॉल्व करने के लिए इसको पूरा प्रॉपर लिख लो, तो सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पर हमको राधिका बताएगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो राधिका हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। आपको मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस निकाल के दे दिया है और ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं और उस एप्लीकेशन में हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके उसमें रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। और ये इस स्टेज पे राधिका बहुत ही जल्दी करके हम लोग को बता देगी कि क्वेश्चन कैसे होने वाला। तो राधिका का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इस फेवरेट क्वेश्चन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं। So this is a triangular region, equilateral triangle. And again this is equilateral triangle. And again this is equilateral triangle. This is the line. Now resistance are connected. Now the resistance are connected. And this is the point X and this is a point Y. Each resistance is equal to small. We have to find the equivalent resistance across XY. We have to find the equivalent resistance across XY. तो राधिका ये क्वेश्चन कर सकती हो? राधिका तुम्हें कुछ याद आता है बचपन की चीजें? सर इसमें हम लोग डेल्टा टू स्टार से कर सकते हैं। डेल्टा टू स्टार, ओके। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर यहाँ पे हम लोग अगर डेल्टा टू स्टार कर लें, नेक्स्ट से हम लोग आपकी बात सुन लेते हैं एक मिनट। तो तुमने कहा सर ये तो स्टार ये बन गया, ये देखिए सर मैंने अंदर एक स्टार बना दिया, देखिए सर मैंने अंदर एक ये स्टार बना दिया, और स्टार बना के सर इनके रेसिस्टेंस हम लोग को पता पड़ जाएंगे, तो सर हम लोग ये वाली ब्रांच रिमूव कर देते हैं, ये वाली ब्रांच रिमूव कर देते हैं। क्यों भाई? तो अब कहोगी सर हमें ये रेसिस्टेंस पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया। सर क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा रियलिटी में कि अभी भी फंसेगा? कहोगे सर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये एक साथ लगा लेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा बनेगा? ये बनेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये भैया सीधा होगा। ऊपर वाले तीनों पैनल में होंगे। अभी भी क्लियर नहीं है स्टार डेटा कन्वर्जन लगाने, अगर हम लोग लगा रहे तो हमारी बात सभी बच्चे ध्यान से सुने। अगर हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगा रहे हैं तो ये अभी भी क्लियर प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये अभी भी क्लियर प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करें? क्या तीन जगह तीन ट्रायंगल है तो तीन जगह स्टार डेल्टा कन्वर्जन? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या ट्रिक होती है कि जब भी इस तरह के सर्किट आएंगे तो उसमें आपको क्लियर कट नजर आएगा कि सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यूज के हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट के सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यूज के होते हैं। अभी और भी आपको दिखा देंगे, सबकी वैल्यू सेम। तो जब सबकी वैल्यूज सेम हो और आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वहां पे बच्चों
आपको सिमेट्रिकल यानी लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ती है, और यदि आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते हैं तो आपको ऐसे पॉइंट्स देखने होते हैं जहां पर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप इक्वी पोटेंशियल पॉइंट नहीं समझते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं समझते हैं, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं। मैंने एक डायग्राम बना दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने खोज ली। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या सी होती है? एक ऐसी लाइन जिसके जो लेफ्ट हैंड साइड में बना हो वही राइट हैंड साइड में बना हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा बना देंगे तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री पर अगर आपको समझ में आ जाता है फंडा, तो उसका मतलब ये होता है कि जो करंट इस वाली ब्रांच में होगी वही करंट इस वाली ब्रांच में होगी, क्योंकि क्या है, सिमेट्री है दोनों में, करंट दोनों में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और बच्चों अगर इन दोनों रेसिस्टेंस में करंट सेम हो गई तो ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो तुम कहोगे सर सीरीज में बनाए कैसे? हमने कहा जस्ट वेट करो, अभी तो शुरुआत किया है। मेरे ख्याल से राधिका बहुत अच्छे से समझ गई कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम पहले थोड़ा सा बना लो, और बनाने के बाद जो ये कनेक्शंस आपने कॉर्नर्स में दे रखे हैं उनको कॉर्नर्स में ना दो, उनको कैसे देना है, ऐसे दो। देखना, थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से देखना। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, क्योंकि सीरीज में है तो क्यों सीरीज में, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई थी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसा इस वाले रेसिस्टेंस के साथ होगा वैसा ही इस वाले रेसिस्टेंस के साथ होगा। जब रेसिस्टेंस दोनों के साथ सेम होना है यानी इनकी करंट सेम, और करंट सेम होने का मतलब ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। और अगर ये सीरीज में हो गए तो खेल खत्म। खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद राधिका हमसे कहेगी सर अब तो क्वेश्चन हम कर दें, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। हमने कहा कैसे? राधिका हमको बताएगी कि सर ये सीरीज में, इनको हटा के एक लगा देंगे तो आर और आर सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2r। और 2r और सर ये वाला r, मेरी स्क्रीन पे देखना, 2r और ये वाला r किसमें होंगे सर, पैरेलल में होंगे। तो सर हम इन दोनों को हटा के एक लगा देंगे, इन दोनों को हटा के सर क्या करेंगे, एक लगा देंगे। तो लगा दें एक, लगा दो, लगा दिया। तो सर ये जो एक लगेगा वो एक क्या होगा सर, वो एक जो है रेसिस्टेंस ये वाला, वो इन दोनों के साथ किसमें होगा, सीरीज में होगा। बोलो भाई होगा सीरीज में, मानती हो? कहो सर बिल्कुल मानते हैं। और सर अगर इन तीनों को हटा करके, अगर सर इन तीनों को हटा के एक लगा दे तो तब क्या होगा, तुम कहोगी तीनों को हटा के एक लगा दो, और नीचे जो यहां वाले दो रेसिस्टेंस थे, इधर ध्यान दीजिए, नीचे जो यहां वाले दो रेसिस्टेंस थे ये भी सीरीज में हो गए। तो ऊपर वाले 3 सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में, इन दोनों को क्या कर देंगे फिर, पैरेलल में कर देंगे। आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। बोलो राधिका समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो राधिका जल्दी से आंसर बता दो क्या आ रहा है। Sir, 8r/7. 8r/7, बहुत खूबसूरत जवाब, क्या बात है, तुमने पहले ही करके खत्म कर दिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जवाब। तो राधिका ने कहा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गए, और सर हमें लगता है आपने लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट कभी बताया भी था, है ना? तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको याद आने चाहिए मौके पे। तो राधिका के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको कंफ्यूज करके ये कंफ्यूज होती है कि क्या करती है।
जो आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बना है सुंदर सा, आप भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको रेजिस्टेंस लगाने हैं, आप अपने आप से लगा लीजिए। हर ब्रांच में रेजिस्टेंस आप खुद से लगाते चले जाइए। उसको हम लोग कहते हैं जंजाल। अब राधिका बताएगी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। Find the equivalent resistance across x and y. This is x and y. Find the equivalent resistance across x, y. तो बच्चों आपको एक्स वाई के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, राधिका जवाब दीजिए, हम लोग वेट करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि राधिका ने कैसे किया। राधिका ने कहा कि सर लाइन ऑफ सिमेट्री सर अब देखते ही समझ में आ रही है। ये सर देखिए जो बड़ी लाइन आपने ड्रॉ की है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह ट्रीट कर रही है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब सर आपने क्लियर कट हमको पहले ही बता दिया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री दिखे तो क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप ऊपर से इस तरह से उठा देंगे। देखो मैं उठा के दिखा रहा हूं, ये मैंने उठा दिया। उठाने के बाद बिल्कुल सर ऐसे ही पॉइंट आपको नीचे भी उठाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही पॉइंट आपको नीचे भी उठाना पड़ेगा और ये सेम सर्किट नीचे की तरफ भी बनेगा। मेरे ख्याल से आपने ऐसे ही किया होगा 100%। उसके बाद बच्चों उस कंसेप्ट सभी को क्लियर हो चुका है, तो कंसेप्ट अपने अप्लाई कर दीजिए और ऊपर और नीचे आपको सेम चीजें नजर आएंगी, तो उसका फायदा उठाइए, बार बार कैलकुलेट ना करिए। तो बच्चों ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करना पड़ सकता है। कभी कभी जल्दीबाजी में नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया और ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम राधिका ने जस्ट अभी अभी बताया हम लोग को। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 0.8R। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम इसको फाइनली कंफ्यूज करके अब देखिए राधिका को क्या ये अभी भी कंफ्यूज हो रही है, क्या आंसर तुरंत बताना है। तो राधिका तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए तो उसमें कंफ्यूज हो रही हो, क्या आंसर बता ले जा रही है। जो आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बन रहा है बहुत सुंदर सा, आप उसको बना सकते हैं। दिस इज द फाइनल डायग्राम। दिस इज पॉइंट ए बी। You have to find equivalent resistance across AB. Resistance, each resistance equal to R. Resistance, तो बच्चों स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते चले जाइए, वेट ना करिए। डायग्राम बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। इसका जवाब हम लोग को मिलेगा, हमारी स्टूडेंट से मिलेगा, राधिका से। बताइए आप।
तो अब आपका ऑब्जर्वेशन गजब का होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ करें। तो राधिका ने अभी हमको हिंट करी कि सर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे। क्योंकि सर अगर आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानेंगे तो सर दिक्कत आ, इसको मान के कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं मान के, सर उसको भी कर सकते हैं मान के, तो आप जैसे कर लीजिए वैसे आप। हाँ बताइए बेटा, आंसर आ गया। सर 8r/14। 8r/14, क्या 8/14 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आएगा? 4r/7। 4r/7। इसमें जो मेरे पास एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो है 0.5r। तो 0.5r यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो जरा। नहीं सर, नहीं आएगा। एनसीईआरटी में गिवन है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों एक बार इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट डायग्राम बच्चों जब हम लोग इसका बनाएंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं बनाते हैं। तो पेशेंस कैसे रखें, पेशेंस को रखना ही तो डिफिकल्ट है। बन जाएगा, देखो ये आपने ऐसे बनाया, ये आपने ऐसे किया, ये आपने ऐसे किया, ठीक है, यहां से आप ऐसे आए, ये आपने ऐसे किया, नहीं 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 ऐसे नहीं, ये आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया, बन गया। इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, इसको भी ऐसे घुमा दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी। घुमा दिया हमने, ठीक है। और घुमाने के बाद अब क्या करेंगे, तो कहो सर अब तो क्वेश्चन हो गया ना, करना क्या? एक ही ऐसे डंडी बना लीजिए, ये तो दोनों सीरीज में है ही, एक इससे ये रेसिस्टेंस जोड़ लीजिए, एक ये जोड़ लीजिए, एक ये जोड़ लीजिए, एक ये जोड़ लीजिए, सारा सिस्टम सर क्लियर है पूरी तरीके से, सारा सिस्टम सर पूरी तरीके से क्लियर है। बोलो भाई समझ में आता है? ऐसे ही किया है। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर जब वो तीसरे आर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो फिर तो कैसे निकालेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है, ओके। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुक में करेक्शन अभी हमने देखा है, जस्ट वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वेट करो। तो आपको इसके अलाउंग निकालना है, ये अब देखो, अब निकाल लोगी बेटा? चेक करो, अब निकाल सकती हो? एक बार चेक करो, देखो क्या आ रहा है।